कृषि मंत्री निरंजन रेड्डी ने केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी की हैदराबाद में दिल्ली के स्क्रिप्ट पढ़ने पर आलोचना करी है और एक केंद्रीय मंत्री ने सवाल किया कि क्या कर्ज के बारे में शेखी बखाना उचित है। निरंजन रेड्डी ने कहा कि लंबे समय से उर्वरक सब्सिडी आ रही है और कहा जाता है कि भाजपा के शासन में उर्वरक सब्सिडी में कमी आई है। भाजपा सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर किसानों की रोजी रोटी छिन्न भिन्न कर दी है। उन्होंने पूछा है कि क्या रामागुड्डम में 6,300 करोड़ रुपए से शुरू हुई यूरिया फैक्ट्री का उत्पादन अलबत्ता किसानों के लिए किया गया है। निरंजन रेड्डी ने इस बात से इनकार किया। यह सच नहीं है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के लाभार्थी जो देश में 11 करोड़ लोग हैं गिरकर 3 करोड़ हो गए और उन्होंने याद दिलाया कि रेतु बंधु का अनुसरण करने वाले केंद्र ने किसानों को केवल 9,500 करोड़ रुपए दिए हैं। सिंचाई परियोजनाओं पर किशन रेड्डी की बात हास्यास्पद है। उन्होंने पूछा कि क्या आपने अपनी सरकार से कालेश्वरम और पालमोरू रगारेड्डी परियोजनाओं को राष्ट्रीय दर्जा देने के लिए कहा है। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने खुलासा किया कि गोलकोंडा बोनालू महोत्सव के आयोजन के लिए 10 लाख रुपए किए गए हैं और इसी महीने की 22 तारीख से शुरू होने वाले बोनालू उत्सव की व्यवस्थाओं पर गोलकोंडा में जीएचएमसी के अन्य उच्च अधिकारियों के साथ बैठक करी है। मंत्री ने कहा है कि हमारी संस्कृति के प्रतीक बोनाला महोत्सव का आयोजन मुख्यमंत्री केसीआर के आदेशानुसार भव्य रूप से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब अखंड राज्य था तब नाम मात्र का उत्सव आयोजित किया जाता। तेलंगाना राज्य गठन के बाद इसे राज्योत्सव के रूप में मनाया जाने लगा है। खैरताबाद विधायक दाना नागेंद्र ने कहा है कि धरनी योजना पर अनावश्यक बातें करने वाले रेवंत रेड्डी को आगामी चुनाव के लोग सबक सिखाएंगे। उन्होंने सीएम केसीआर द्वारा विकलांगों के लिए पेंशन में 1,000 रुपए की वृद्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करी है। विधायक ने फिल्मनगर के चौक पर विकलांग लोगों के मार्गदर्शन में सीएम केसीआर के चित्रपट पर दुग्ध अभिषेक का आयोजन किया गया। सीएम केसीआर ने उन योजनाओं के लागू होने पर खुशी जाहिर करी जिन्हें देश की कोई और लागू नहीं कर सका। उन्होंने दिव्यांगों के लिए बिना किसी से मांगे और 1,000 रुपए पेंशन बढ़ाने के लिए सीएम का आभार जताया है। सीएम केसीआर आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से 100 सीटें जीतेंगे और जो देश में कोई नहीं कर सकता है। जहां राज्य सरकार बनंगपेट निगम से करोड़ों रुपए वसूल रही है, वहीं माहेश्वरी निर्वाचन क्षेत्र के भाजपा प्रभारी एडेला श्रीरामुलु ने शिकायत करी है कि कॉलोनियों में न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। श्रीरामुलु ने महाजन संपर्क अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार द्वारा लागू करी गई कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। बुद्धिजीवियों, छात्रों और संघ के प्रतिनिधियों ने अपील करी है कि वे समझे और भाजपा सरकार को एक मौका देने में सहयोग करें। इस कार्यक्रम में बनंगपेट निगम के अध्यक्ष चेरुकुपल्ली वेंकट रेड्डी, कारपोरेटर दडिगा शंकर और गुड्डम लक्ष्मण रेड्डी, जकीडी और मधुसूदन रेड्डी, हेमंत रेड्डी, श्रीकांत रेड्डी और अन्य कॉलोनी अध्यक्ष और समिति के सदस्यों ने भाग लिया। बाग अंबरपेट विधायक कालेरू वेंकटेश, कारपोरेटर पद्मा वेंकट रेड्डी और अमृता के साथ अंबरपेट में नवस्थापित वैष्णवी डायग्नोस्टिक और सेंटर का उद्घाटन किया है। इसी मौके पर विधायक ने मरीजों को गुणवत्तापूर्ण सेवा देने और उनकी माफी मिलने की उम्मीद जताई और उन्होंने कहा कि वे प्रतिस्पर्धात्मक रूप से तभी टिक पाएंगे जब वे गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करेंगे। निर्वाहक कल्याणी के कहा कि उनके डायग्नोस्टिक सेंटर पर सभी तरह से मेडिकल टेस्ट होते हैं और इसी कार्यक्रम में नीलकंठ पुष्पलता, वी किशन, साई प्रकाश वन्य ने भाग लिया। खुले घूमने वाले कुत्तों के हमले की घटनाओं पर मंत्री केटीआर ने दुख जताया है और हैदराबाद में आयोजित म्युनिसिपल वार्ड ऑफिसर्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम में मंत्री केटीआर ने खुले घूमने वाले कुत्तों के हमलों को रोकने के लिए एक अहम सुझाव दिए हैं। मंत्री केटीआर द्वारा हैदराबाद को खुले घूमने वाले कुत्तों की पीड़ा से हमेशा के लिए मुक्त कराने का जोर दिया गया है। उन्होंने विधायकों के साथ जीएचएमसी के अधिकारियों को विशेष सुझाव दिए और हाल ही में कुत्ते के हमले में लड़के की मौत देखकर मंत्री केटीआर ने दुख व्यक्त किया। केटीआर ने कहा कि अगर हमारे बच्चों के साथ ऐसा होता है तो हमें भी वैसा ही करना चाहिए जैसा हम रिएक्ट करते हैं। केटीआर ने स्पष्ट किया, बच्चों को कुत्तों के हमले से बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। मंत्री और विधायक विशेष ध्यान दें और कार्रवाई करें। केटीआर ने सभी को सलाह दी, कुत्ते के हमले के दौरान किसी के आने और कुछ करने का इंतजार न करें। कुत्ते के हमलों से निजात दिलाने का अधिकारियों को आदेश दी है। तेलंगाना के मंत्री हरीश राव ने एक बार फिर आंध्र प्रदेश की राजनीति पर टिप्पणी करी और उन्होंने ये भी कहा कि दो नेताओं की वजह से आंध्र प्रदेश बौखलाहट की स्थिति में गिर गया है। उन्होंने पिछले दिनों से एक नेता पर हाईटेक उड़ाने का आरोप लगाया। उनका कैंपेन ज्यादा होगा, हमारा काम ज्यादा होगा। अगर आप महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि तेलंगाना में सबसे अच्छा क्या है। केसीआर ने राज्य के लोगों का उत्थान करने के लिए ऐसा किया है।
उन्होंने तेलंगाना योजनाओं की नकल करने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना करी। तेलंगाना के कर्मचारियों के केंद्रीय कर्मचारियों के दूसरे राज्यों के कर्मचारियों से ज्यादा वेतन मिल रहा है। हरीश ने कहा है कि केंद्र 1.30 लाख करोड़ रुपए नहीं देकर तेलंगाना को आर्थिक रूप से परेशान कर रहा है। धनी ने किसानों की समस्या का समाधान किया है। अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो बिचौलियों का सिस्टम फिर से शुरू हो जाएगा। अगर तेलंगाना के देश के लिए दिशा सूचक बनकर खड़ा होना है तो केसीआर को तीसरे कार्यकाल के लिए सत्तारूढ़ करना होगा। संगीताशक पेशे में काम करने के दौरान हादसे का शिकार हुए संगीताशकों को सरकार ने 12.50 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि जारी करी है और इसी अवसर पर मंत्री डॉक्टर श्रीनिवास गौड़ ने धनराशि जारी करने की जानकारी दी। गौड़ा पेशेवरों के लिए कोकापेट में 5 एकड़ में बन रहे स्वाभिमान भवन के निर्माण के लिए भूमि पूजन में अनुग्रह राशि बांटे जाने का उल्लेख है। सीएम केसीआर के आदेशानुसार जब से संगीताशकों के लिए ऋतु बीमा की तरह संगीताशक कर्मियों का बीमा लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि ताड़ के पेड़ से गिरकर दुर्घटनावशक मृत्यु होने या गंभीर रूप से घायल या स्थायी रूप से विकलांग होने वाले गीता कार्यक्रमों का प्रदान करने जाने वाली अनुग्रह राशि सप्ताह के भीतर सीधे उनके खातों में जमा की जाएगी। संगीताशकों को तलाश दी जाती है वे अपना आधार कार्ड, बैंक विवरण, लाइसेंस विवरण और नामित विवरण आबकारी विभाग के अधिकारियों को प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा पीड़ितों को 1 सप्ताह के भीतर निकटतम आबकारी स्टेशन पर वितरण प्रदान करने के लिए कहा गया है। मंत्री ने आबकारी आयुक्त सरफराज अहमद को प्रक्रियाओं को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया ताकि बीमा योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। विधान परिषद के सभापति गुत्ता सुखेंद्र रेड्डी ने विपक्षी नेताओं पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा विपक्षी दलों द्वारा निकाली जा रही पदयात्रा जनता के लिए नहीं बल्कि वर्चस्व की लड़ाई के लिए निकाली जा रही है। सभापति ने कहा चलने के बाद थके होने के लिए रेवंत रेड्डी और बंडी संजय की आलोचना की गई थी। यह नहीं देखा गया है कि डिंडी क्षेत्र में जहां भट्टी विक्रमार्का पदयात्रा आयोजित की जा रही है वहां 2 फसलों का पानी दिया गया। SLBC टनल में कई तकनीकी दिक्कतों के चलते श्रीशैलम में 4 साल से पानी भरा हुआ है। अगर सुरंग की मरम्मत होती है तो 6 महीने तक इंतजार करना होगा और अभी भी 9 किलोमीटर सुरंग खोदने का काम बाकी है। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा कि केंद्र सरकार कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। किसानों की मदद के लिए पीएम किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना लाई गई है। यूपीए सरकार की तुलना में फसलों के समर्थन मूल्य में बेतहाशा वृद्धि करी गई है। 11 करोड़ लोगों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराई गई है और भारत दुग्ध उत्पाद में विश्व में पहले नंबर पर है। उन्होंने कहा कि केंद्र रिकॉर्ड स्तर पर दाल संग्रहण कर रहा है। किसानों को बिना किसी परेशानी के उर्वरक सब्सिडी बढ़ाई गई है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरलीधर राव ने कहा कि बीजेपी नेताओं के बीच कोई मतभेद नहीं है। भाजपा के खिलाफ निराधार खबरें फैलाई जा रही है। उन्होंने कहा सत्ता पक्ष नेता उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार कर रहे हैं। अध्यक्ष बदलने पर अभी कोई विचार नहीं है। प्रदेश में तानाशाही जैसा प्रशासन जारी है। राज्य सरकार विपक्ष में बैठे नेताओं के प्रति गुटबाजी का काम कर रही है। तेलंगाना कांग्रेस मामले के प्रभारी मानिक राव ठाकरे ने तेलंगाना कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक करी और इसी मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि सीएम केसीआर झूठ बोल रहे हैं और समय की पोल खोल रहे हैं। मानिक राव ने कहा साथ ही प्रदेश में चुनावी माहौल आ गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को मैदान में जाकर मेहनत करनी पड़ेगी और उन्होंने कहा कि अगर वे कड़ी मेहनत करते हैं तो अगले चुनाव में कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में सत्ता में आएगी। साथ ही अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो उन्हें लोगों की बताना चाहिए कि वे क्या करेंगे। उन्होंने प्रमुख नेताओं से कहा है। कांग्रेस पार्टी तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने विश्वास जताया कि तेलंगाना में कांग्रेस सत्ता में आएगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने पार्टी के निर्देशों के अनुरूप काम किया, उन्हें निश्चित रूप से पहचान मिलेगी। कर्नाटक में मंत्री पद पाने वाले बोसुराजू का अच्छा उदाहरण है। उन्होंने ये भी कहा कि 6 महीने मेहनत करो और प्रदर्शन के आधार पर टिकट लो। टिकट सर्वे के आधार पर दिए जाएंगे। सब मिलकर काम करेंगे तो कांग्रेस सत्ता में आएगी। उन्होंने गांधी भवन में आयोजित पार्टी की बैठक में हिस्सा लिया। इस मौके पर 4 संकल्प पेश करेंगे। एक प्रस्ताव के दौरान AICC सचिवों बेसुराजू और जावेद को बधाई और 2 अलग अलग प्रस्तावों में नवनियुक्त सचिवों का स्वागत किया गया। साथ ही बोइनपल्ली राजीव गांधी नॉलेज सेंटर की आधारशिला रखने के लिए सोनिया गांधी को आमंत्रित करने के लिए एक और प्रस्ताव पेश किया गया। CLP नेता भट्टी विक्रमार्का ने 1000 किलोमीटर की पदयात्रा पूरी होने पर उन्हें बधाई देते हुए 4था प्रस्ताव पारित किया है। RS प्रवीण कुमार ने कहा सरकार ने तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस दशक समारोह के लिए 102 करोड़ रुपए आवंटित करे और लेकिन इन समारोह के प्रचार प्रसार पर 150 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
उन्होंने कहा बजट में मुख्यमंत्री विशेष विकास कोष के तहत 10,000 करोड़ रुपए और उनके अपने अभियान के लिए 1,000 करोड़ रुपए आवंटित करे गए हैं। छात्रों को फीस प्रतिपूर्ति से संबंधित 5,000 करोड़ का बकाया जारी नहीं किया गया है। छात्रों को फीस प्रतिपूर्ति से संबंधित 5,000 करोड़ का बकाया जारी नहीं किया गया है। माना उडू मना बंडी योजना में कमीशन देने वाली कंपनियों को 7,000 करोड़ का गठजोड़ करने पर ध्यान दिया जा रहा है। छात्रों के लिए समय पर वित्त किताबें और गणवेश की व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है? IIT बादसर के छात्र इस बात का जवाब मांग रहे हैं। राज्य के CM ने हमारे विश्वविद्यालय में आने के लिए 20 दिनों तक धरना क्यों नहीं दिया है? RS प्रवीण कुमार लोगों को बताना चाहते हैं कि इन 10 वर्षों में गुरुकुल विद्यालयों के लिए कितने भवनों का निर्माण किया गया है। आप उन स्कूलों में शिक्षा दिवस कैसे मनाते जहाँ शौचालय नहीं है और कॉलेज जहाँ बाथरूम में खुले घूमने वाले कुत्ते सोते हैं। पेपर लीक होने की समस्या से 30 लाख बेरोजगार युवा भ्रमित है, तो CM शिक्षा की बात ही नहीं करेंगे तो क्या बात करेंगे? उन्होंने ये भी कहा कि 20,000 शिक्षकों के पद अभी भी खाली हैं। शैक्षिक स्वयं सेवकों की भर्ती की कोई संभावना नहीं है। इन सभी सवालों में जवाब दिए बिना कोई शैक्षिक उत्सव कैसे हो सकता? पूर्व IAS अधिकारी अकुनूरी मुरली ने राज्य सरकार की आलोचना करी है। उन्होंने ये भी कहा कि CM KCR ने क्षेत्र रिंग रोड के नाम पर भूमाफिया और ठेका माफिया से हाथ मिला लिया है और 1,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया है। अकुनूरी मुरली ने पूछा है कि किसने पूछा क्षेत्र रिंग रोड की प्राथमिकता दी जाती है। 30,000 करोड़ की लागत से 340 किलोमीटर RRR का निर्माण होने से हजारों किसान अपनी जमीन खो रहे हैं। ट्विटर प्लेटफॉर्म पर करारा जवाब, ये सरकार स्कूल और अस्पताल नहीं बनाएगी। उन्होंने निशान साधते हुए कहा कि वे क्षेत्र रिंग रोड के निर्माण को प्राथमिकता दे रही है, जिसकी कभी किसी ने मांग नहीं करी और न ही कोई आवेदन प्राप्त हुआ। जेब भरने के लिए यह योजना शुरू की गई है और उन्होंने भाजपा पर KCR के भ्रष्टाचार का समर्थन करने का आरोप लगाया। MLC जीवन रेड्डी ने टिप्पणी करी है कि आगामी चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी के सत्तारूढ़ होगी और KCR के भ्रष्टाचार पर जांच समिति का गठन करेगी। जगतियाल जिले के वेलगटुरु में बोलते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि कालेश्वरम परियोजना केवल कमीशन के लिए बनाई गई है। CM KCR की आलोचना करते हुए कहा कि वह कालेश्वरम परियोजना के निर्माण में आ रही गड़बड़ी पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। कालेश्वरम को भविष्य में पर्यटन केंद्र के रूप में डेवलप करने की बात कर रही है। उन्होंने कहा कमिटी हट्टी परियोजना के निर्माण को भी कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा। उन्होंने बिहार सरकार की दलित बंधु योजना की आलोचना करी, जिसे राज्य स्थापना दिवस दशक समारोह के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि KCR सरकार सभी वर्गों के लोगों को धोखा दे रही है। BRS पर पार्टी प्रचार के लिए जनता के पैसे का इस्तेमाल करने के आरोप हैं। नंदमुरी बालकृष्ण ने कहा अगर हम अपने शरीर को अपने विचारों का गुलाम बना ले तो हम उम्र की परवाह किए बिना समाज की सेवा कर सकते हैं। बालकृष्ण का जन्मदिन समारोह हैदराबाद के बसवा तारकम अस्पताल में आयोजित किया गया है। इसी कार्यक्रम में शामिल बालकृष्ण ने केक काटा, बच्चों में उपहार बांटे गए और बसवंत तारकम कैंसर अस्पताल के अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने कहा कि उनके पूर्वज अच्छे थे। उन्होंने कमेंट किया कि जब किसी मरीज को अस्पताल से छुट्टी मिलती है तो उसे त्योहार जैसा लगता है और उनके पिता ने गरीबों के लिए NTR बसवंत तारकम कैंसर अस्पताल शुरू किया। बालकृष्ण ने कहा वह बेहतर चिकित्सा सेवाएं मुहैया कराने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। कुछ ही महीनों में तेलंगाना विधानसभा के चुनाव होने वाले और ऐसे में राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो गई है और अपनी अपनी रणनीति बनाने में लग गई है। जाहिर सी बात है कि हर पार्टी चुनाव में जीतना चाहती है, वो तेलुगु देशम पार्टी फिर क्यों पीछे रहे। चंद्रबाबू नायडू भी फिर से जीतने की बात करते नजर आ रहे हैं। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा है। तेलुगु देशम पार्टी तेदेपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नारा चंद्रबाबू नायडू ने हाल ही में विश्वास जताया कि उनकी पार्टी तेलंगाना में जीत के साथ ही पूर्ण गौरव हासिल करेगी और वे ही सत्ता में आएंगे। पार्टी के तेलंगाना मुख्यालय में तेदेपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्हें इसमें कोई संदेह नहीं है कि पार्टी अपना गौरव फिर से हासिल करेगी। नायडू ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से तेलंगाना में एक बार फिर टीडीपी को प्रमुख राजनीतिक ताकत के रूप में विकसित करने के लिए कड़ी मेहनत करने की बात कही। नायडू जो 1995 और 2004 के बीच अविभाजित आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, ने दावा किया कि अगर तेलंगाना ने भारी प्रगति हासिल की है और आज देश में नंबर 1 राज्य के रूप में उभरा है तो यह टीडीपी द्वारा रखी गई नींव के कारण ही है। उन्होंने कहा कि अगर आप हाईटेक सिटी
साइबराबाद एयरपोर्ट, मेट्रो और जीनोम वैली देखेंगे तो आपको टीडीपी की ओर से किया गया प्रयास साफ नजर आएगा। नायडू ने यह भी कहा कि विभाजन के बाद तेलंगाना की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ और यह आगे बढ़ी क्योंकि इसके बाद आए मुख्यमंत्री ने विकास को नहीं रोका और विनाश का सहारा नहीं लिया। उन्होंने बताया कि जब आंध्र प्रदेश की बात आती है तो वहां तबाही मची हुई है, विकास रुक गया है और लोगों का जीवन जो जैसे पूरी तरह से अंधेरे में ही डूब गया है। उन्होंने विश्वास जताया कि आंध्र प्रदेश में भी टीडीपी सत्ता में वापस आएगी। राजमंड्री में पार्टी के वार्षिक सम्मेलन में हाल ही में टीडीपी के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुने जाने के बाद नायडू की हैदराबाद की यह पहली यात्रा है। 3 जून को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ उनकी बैठक के मद्देनजर नायडू की तेलंगाना तेदेपा नेताओं के साथ यात्रा और बैठक भी काफी महत्व रखती है। टीडीपी अध्यक्ष की अमित शाह के साथ बैठक 2018 के बाद पहली बार इन खबरों के बीच हुई कि टीडीपी और बीजेपी तेलुगु राज्यों में अपने गठबंधन को पुनर्जीवित करने के इच्छुक है। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव 2023 के अंत में होने हैं, जबकि आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव अगले साल लोकसभा चुनाव के साथ होने हैं। हैदराबाद में हुई बैठक में नायडू ने कहा कि मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन 2 चुनावों के बाद टीडीपी तेलुगु राज्यों की सबसे ताकतवर पार्टी बनकर उभरेगा। टीडीपी ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने के मुद्दे पर 2018 में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ समझौता खत्म कर दिया था और अपना हाथ खींच लिया था। पार्टी ने कांग्रेस और छोटे दलों के साथ गठबंधन में 2018 का विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा था। टीडीपी आंध्र प्रदेश के चुनाव में अकेले चली गई और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से हार गई। करारी हार के बाद नायडू ने भाजपा के प्रति अपना रुख नरम कर लिया और अब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों में उसके साथ हाथ मिलाने की इच्छुक है। देखना यह है कि आने वाले चुनाव में नायडू अपना खोया रुतबा हासिल करने में कामयाब होते हैं या नहीं। बीआरएस पार्टी छावनी विधानसभा मलकागिरी संसदीय क्षेत्र प्रभारी मर्रे राजशेखर रेड्डी ने छावनी निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया है। बोर्ड की पूर्व सदस्य पांडु यादव ने स्थानीय नेताओं के साथ आनंद नगर और अमरज्योति नगर का दौरा किया है। उन्होंने लोगों की समस्याओं के बारे में जानकारी ली, अधिकारियों को पीने के पानी की समस्या के बारे में जानने और समस्याओं को हल करने के लिए तत्काल कदम उठाने की सलाह दी है। इसी मौके पर मर्रे राजशेखर रेड्डी ने कहा कि वह लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। किसी तरह की परेशानी होने पर उनसे संपर्क करने को कहा और इसी कार्यक्रम में बीआरएस नेता मुप्पेडी मधुकर, प्रवीण यादव, वीरेश शिवा और अनीता ने हिस्सा लिया है। बत्तीनी बंधुओं द्वारा सांस की बीमारी से पीड़ित लोगों को मछली के प्रसाद का वितरण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। तेलुगु राज्य के साथ साथ पड़ोसी महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली से भी लोग यहाँ आए थे। दूर दूर से आए लोगों के लिए नामपल्ली प्रदर्शनी मैदान में सुविधाएं प्रदान करी गई और लोगों का मानना है कि मछली का प्रसाद लेने से सांस की समस्या खासकर अस्थमा कम हो सकता है। तेलंगाना मत्स्य विभाग ने मछली प्रसादम के लिए 1.5 लाख कोरामन मछली उपलब्ध कराई है और इसी के अलावा अन्य 75,000 फिश फ्राई की व्यवस्था करी गई थी और पिछली रात से संबंधित टोकन सौंपे गए थे। मत्स्य विभाग के अधिकारियों ने कहा कि बत्तीनी बंधुओं द्वारा तैयार किया गया 5 क्विंटल मछली का प्रसाद करीब 1 लाख लोगों ने ग्रहण किया है। हाल ही में आईटी मंत्री केटी रामाराव ने बताया कि तेलंगाना सरकार टियर 2 शहरों में आईटी परिचालन का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी के तहत सिद्दीपेट में आईटी टावर का उद्घाटन 15 जून को किया जाएगा और इसी के बाद जुलाई में निजामाबाद में और अगस्त में नलगोंडा में एक और आईटी टावर का उद्घाटन किया जाएगा। आइए इस विषय पर विस्तार में जानते हैं। 6 मई को महबूबनगर में एक आईटी टावर का उद्घाटन किया गया और मौजूदा टावर नई कंपनियों को कार्यालय स्थापित करने, रोजगार पैदा करने और इन शहरों में नागरिकों के लिए बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है। वरंगल एक वैकल्पिक आईटी हब के रूप में बदल रहा है।
टैंक महिंद्रा, साइंट, जेनपैक्ट और अन्य कंपनियों ने पहले ही यहाँ अपनी इकाइयाँ स्थापित कर ली है और मंत्री ने यहाँ आईटी वार्षिक रिपोर्ट 2022-2023 जारी करने के बाद कहा है कि इसी तरह से 4 नई कंपनियाँ एलटीआई, माइंडट्री, जेनपैक्ट, एचआरएच, नेक्स्ट और हेक्सॉट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को हनमकोंडा में लॉन्च किया गया। तेलंगाना के टी हब से प्रभावित होकर महाराष्ट्र सरकार एक एम हब स्थापित कर रही है। पिछले 1 साल में टी हब ने राज्य में उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र को सक्रिय रूप से बढ़ावा देकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अपने त्वरक कार्यक्रमों के माध्यम से टी हब ने 13 सुपर मीटर्स सहित 112 मीटर्स की विशेषज्ञता का लाभ उठाते हुए 72 स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया। फॉक्सकॉन की अध्यक्ष यंग लियो ने रामाराव की उपस्थिति में टी वर्कर्स का उद्घाटन किया है। तेलंगाना की गति और परिष्कृत उत्पादों को विकसित करने के अपने दृढ़ संकल्प से प्रभावित होकर फॉक्सकॉन ने दुनिया के सबसे बड़े प्रोटोटाइप केंद्र टी वर्कर्स का समर्थन करने के लिए एक प्रौद्योगिकी ग्रेड एसएमटी लाइन दान करने की घोषणा की। तेलंगाना राज्य इलेक्ट्रॉनिक नीति 2016 में राज्य देश में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग ESDM परिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए लागू हुई थी। राज्य ने 2022 से 2023 में 38,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आकर्षित किया और जिसमें 32,000 लोगों की रोजगार सृजित क्षमता इलेक्ट्रॉनिक और ऊर्जा भंडारण क्षेत्रों में थी। 2014 में इलेक्ट्रॉनिक्स, EV और ऊर्जा भंडारण क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण समूह और अन्य अधिसूचित पार्कों में 66,000 से अधिक लोगों के लिए रोजगार सृजित किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थापित तेलंगाना एकेडमी फॉर स्किल एंड नॉलेज टास्क एक गैर लाभकारी संगठन है जो युवाओं को कुशल बनाने और उन्हें अधिक रोजगार परक बनाने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ काम करता है, जिससे राज्य में बेरोजगारी दर पर अंकुश लगता है और इसी के तहत अब तक 1.8 लाख छात्रों को प्रशिक्षित किया गया और 2250 संकाय सदस्य कुशल थे। 125 प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित किए गए और 30,961 छात्रों को नौकरी मिली है। टास्क ने चंचलगुड़ा में एक सामुदायिक कौशल केंद्र और आसिफाबाद में एक आदिवासी कौशल केंद्र शुरू किया। टास्क क्षेत्रीय केंद्र हैदराबाद, वरंगल, करीमनगर, खम्मम और सिलसिला केंद्रों के अलावा हनमकोंडा, महबूबनगर में स्थापित किए गए हैं। शमशाबाद हवाई अड्डे पर एक युवती ने रोपवे से कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। बैंगलोर से विष्णुवर्धन रेड्डी और श्वेता, दो प्रेमी, दोनों हैदराबाद में कंपनी स्थापित करने के लिए बैंगलोर से विमान द्वारा शमशाबाद हवाई अड्डे पहुंचे। इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ और मानसल की रहने वाली युवती ने श्वेता ने एयरपोर्ट के रोपवे से छलांग लगाने की कोशिश की, जिसे वहां मौजूद CISP पुलिस ने फुर्ती दिखाते हुए उसे ऐसा करने से रोका। बाद में उसे हिरासत में ले लिया गया। विष्णुवर्धन रेड्डी और श्वेता की काउंसलिंग करी गई है।